नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की खास हेडलाइंस पर। आज से फुल एक्शन में दिखेगी मोदी सरकार। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और एचडी कुमारस्वामी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री आज संभालेंगे पदभार। ओडिशा में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम विधायक दल की बैठक आज। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक चंद्रबाबू नायडू को चुनेंगे अपना नेता। सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर आज करेगा सुनवाई। याचिका में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को दी गई है चुनौती। गर्मी में झुलस रहा है उत्तर और पूर्वी भारत। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। वहीं महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर प्रस्ताव पारित। हमास ने प्रस्ताव का किया स्वागत, सहयोग पर हुआ राजी। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। विभागों का बंटवारा होने के बाद मोदी सरकार 3.0 आज से फुल एक्शन में आ जाएगी। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और एचडी कुमारस्वामी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री आज अपने अपने मंत्रालयों का पदभार संभालेंगे। वहीं नई सरकार में अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। वहीं साथ ही साथ निर्मला सीतारमण के पास फिर से वित्त मंत्रालय और डॉक्टर एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय बना रहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और स्टील, पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और जीतन राम मांझी को एमएसएमई का मंत्रालय मिला है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे, आईटी, सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। नई सरकार में 3 केंद्रीय मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए। अधिकांश मंत्री आज ही अपने अपने मंत्रालयों का पदभार संभाल लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट में मंत्रालयों के वितरण के बाद प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी का आभार जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे गृह और सहकारिता मंत्री की भूमिकाएं फिर से सौंपी। मोदी 3.0 में गृह मंत्रालय सुरक्षा पहलों को तेज और मजबूत करना जारी रखेगा और प्रधानमंत्री को सुरक्षित भारत के सपने को साकार करने के लिए नए दृष्टिकोण पेश किए जाएंगे। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन के साथ किसानों और गांवों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहने वाला है। मोदी सरकार 3.0 में विभागों के आवंटन के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन में विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ पहली अनौपचारिक बैठक की। कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिलने के बाद शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में तैयार संकल्प पत्र में किसानों और कृषि के हित में जो बातें कही गई हैं उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में
हमने किसान कल्याण हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। वहीं मोदी कैबिनेट में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय मिलने के बाद सर्बानंद सोनोवाल ने कल ही अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। सोनोवाल इससे पहले भी मोदी 2.0 में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में उनका मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपनी भूमिका पालन कर रहा है, उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए जाने पर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में कृषि और खाद्य का विशेष योगदान है, लिहाजा इसके विकास के लिए वो अपना पूरा योगदान देंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। जी किशन रेड्डी ने भी फिर एक बार मोदी सरकार 3.0 में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली है। इस बार रेड्डी को कोयला और खान मंत्री बनाया गया। उन्होंने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। से युवा नेता जो दक्षिण भारत में बीजेपी को स्थापित करने के लिए अपनी संपूर्ण कोशिश कर रहे हैं, अपना संपूर्ण जोर लगा रहे हैं। जी हाँ, मोदी कार्यकाल 3 में आज एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद माननीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी हमारे साथ मौजूद हैं। डीडी न्यूज़ की तरफ से सबसे पहले मंत्री जी आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। आपने मंत्री पद की शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? मैं पहली बार 2019 में MOS के नाते मंत्री पद का शपथ लिया हूँ। उसके बाद लगभग 3 साल के बाद 2021 में कैबिनेट मिनिस्टर को एलिवेट करते हुए दूसरे बार शपथ लेना पड़ा। बहुत सारे कार्यकर्ता आंध्र प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, तमिलनाडु से, अलग अलग प्रांतों से भी बीजेपी की जो कमिटमेंट से काम कर रहे वैसे कार्यकर्ताओं को आज मंत्री पद का शपथ लेना के लिए नरेंद्र मोदी जी ध्यान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है क्योंकि एक किसान परिवार, गरीब परिवार से आए हुए कार्यकर्ता बहुत लोग आज केंद्र मंत्रिपरिषद में आज मंत्री के नाते शपथ लिया है। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद देश में आज क्या बदलाव आया, भ्रष्टाचार के विषय पर भी हो, आतंकवाद के विषय पर भी हो, कम्युनल क्लासेस के विषय पर भी हो, देश को विकास के रास्ते में ले गए। इसलिए आने वाले इस 5 साल में भी यही रफ्तार से हम काम करेंगे। देश को दुनिया में एक विकसित भारत बना के लिए जो रास्ता डालने वाले हैं। अभी भारत एक दुनिया में 5वां आर्थिक स्थिति में एक मजबूत देश आज 5वां स्थान पर है। इसीलिए मैं देश के जनता से अनुरोध करता हूँ, आने वाले दिन में भी नरेंद्र मोदी जी को ऐसी आशीर्वाद दीजिए। नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में देश विकसित भारत रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत धन्यवाद और एक बार फिर डीडी न्यूज़ की तरफ से आपको हार्दिक बधाई।
तो ये थे हमारे साथ माननीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, जिन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी सरकार देश के हित के लिए काम करती आई है और आने वाले 5 सालों में भी देश के हित के लिए ही काम करेगी। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। वहीं श्रीपद येसो नायक ने भी मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। टीटी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में नायक ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखा जाएगा। बहुत आनंद हो रहा है। नॉर्थ गोवा के लोगों ने जो मुझे मौका दिया, 6 बार मौका दिया, मेरा ये 6ठी बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, 6ठी बार जीता हूँ और उनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा। और मोदी जी ने आज फिर एक बार यानी तीसरी बार अपने कैबिनेट में मुझे स्थान दिया, देश की सेवा करने का मौका दिया। इसलिए मैं सबसे पहले हमारी नॉर्थ गोवा की जनता और माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले दिनों में जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, ये पूरा करने के लिए फिर एक बार देश की सेवा निश्चित तौर से करेंगे और विकसित गोवा का जो एक सपना है वो साकार करने में हम आगे बढ़ेंगे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने कई अच्छे काम किए, लेकिन चुनाव के आवेश में हुई बातों से आगे बढ़कर अब आने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान भागवत ने ये बात कही है। पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ। आधुनिक दुनिया जिन मानकों को मानती है, जिसके आधार पर आर्थिक स्थिति का मापन करती है, उनको लगाए तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही। सामरिक स्थिति हमारी निश्चित रूप से पहले से अधिक अच्छी है। दुनिया भर में हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कला क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हम सब लोग विश्व के सामने आगे बढ़ रहे हैं। हमको धीरे धीरे मानना विश्व के प्रगत देशों ने भी शुरू किया है। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। और अब बात करते हैं ओडिशा की, जहां करीब 2.5 दशक के बाद सरकार बदली है और अब यहां बीजू जनता दल की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सबके बीच बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ओडिशा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जिनकी मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगेगी और मुख्यमंत्री चुना जाएगा। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से कुछ दिग्गजों को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे हैं और पहली बार विधानसभा में आ रहे हैं। लिहाजा कैबिनेट में शामिल किए जाने के पैमाने क्या होंगे, ये भी देखना होगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कल है। चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो इस बार बीजेपी ने यहाँ कमाल का प्रदर्शन किया और 147 में से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर बम्पर जीत हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेडी को 51 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। Legislature meeting will be held, consultation will be made, and finally, basing on consensus, the name of the next Chief Minister of Odisha will be announced by them, and the swearing-in ceremony will be held on 12th of this month. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he will also be coming to attend the swearing-in ceremony. उधर ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन का जिम्मा उठाते हुए भक्त चूरण दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव से पहले उन्हें कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में पार्टी अच्छा परिणाम नहीं ला पाई, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 9 सीट पर जीत हासिल हुई, जबकि इस बार 14 सीट पर हाथ मजबूत हो पाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह गई। आंध्र प्रदेश के लिए भी बड़ा दिन, क्योंकि आज
तेलुगु देशम पार्टी के विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नेता चुना जाएगा। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नेता चुने जाने के बाद टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलने वाले हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसके बाद उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण मिल सकता है। नायडू के साथ कई और विधायक और मंत्री पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 135, जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीट पर जीत हासिल हुई। कल 12 जून को यहां नई सरकार शपथ लेगी। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा फिर से करवाने में जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होनी है और इस याचिका में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले की चुनौती दी गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अन्य याचिका में परीक्षा में मनमाने तरीके से दिए गए ग्रेस मार्क्स के निर्णय को भी चुनौती दी गई है। ग्रेस मार्क्स के चलते एक ही सेंटर के 6 छात्रों को परीक्षा में पूरे अंक मिले। याचिकाकर्ताओं ने मामले की एसआईटी जांच की भी गुहार लगाई है। उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली भी इस गर्मी से अछूती नहीं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, ओडिशा और झारखंड में आने वाले 5 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। उधर हरियाणा के रोहतक में कल अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के पालम इलाके में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं बात अगर मानसून की करें तो मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण के इलाके, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। इन इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा और आगे बढ़ गया। मानसून के आगे बढ़ने का असर गुजरात के दक्षिणी हिस्से में दिखाई देना भी शुरू हो चुका है और यहाँ प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में चल रहे संघर्ष पर विराम और बंधकों की रिहाई पर प्रस्ताव पारित किया, जिसे इजराइल ने स्वीकार कर लिया है। वहीं हमास ने भी प्रस्ताव का स्वागत किया और इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई वोटिंग में पक्ष में 14 वोट पड़े। प्रस्ताव के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा और रूस ने इसे वोटिंग प्रक्रिया से दूरी बनाना बेहतर समझा। और अब बात करते हैं योग दिवस की, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अलग अलग थीम पर आधारित होता है। इस साल थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। डीडी न्यूज से खास बातचीत में आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रत्येक वर्ष एक थीम होती है, जैसे पिछले वर्ष में वसुधैव कुटुंबकम थी। इस वर्ष जो ये है तो सेल्फ एंड सोसाइटी का मतलब ये कि स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। तो योग का दोनों पर्सपेक्टिव है कि हम स्वयं के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं। अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही समाज के लिए भी योग के माध्यम से हम कितना समाज के लिए काम कर सकते हैं, समाज का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक थीम है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इस बार इस पर हम काम कर रहे हैं। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने यह भी कहा कि योग को हर घर तक लोकप्रिय बनाने के लिए कई कॉम्पिटिशन्स शुरू किए गए। लोग अपने परिवार के साथ योग करते हुए 2 मिनट का वीडियो शेयर कर सकते हैं। इस वर्ष हम योग विद फैमिली वीडियो कंपटीशन लॉन्च किया है, जो MyGov प्लेटफॉर्म पर है, माई भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वेबसाइट पर भी उसके बारे में जानकारी है। उसको एक परिवार के साथ मिलकर के योग करने वाले परिवारों के लिए है। तो हमारा हेतु ये है कि लोग परिवार के साथ योग करना प्रारंभ करें। जैसे जैसे विश्व योग दिवस समीप आ रहा है, ऐसे देश और दुनिया में इसकी तैयारियां तेज हो रही हैं। उसी क्रम में आइसलैंड में स्थित भारतीय दूतावास में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जो है उसकी शुरुआत कर दी गई। यहाँ होने वाले इन योग कार्यक्रमों का उद्देश्य है योग को आर्कटिक के करीब लाना। इसमें शामिल हुए लोगों को आर्कटिक की खूबसूरती के बीच योग का अनुभव करवाया गया। उत्तरी आइसलैंड की राजधानी अकुरेरी में विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया।
वहीं आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रेकजाविक में आगामी 17 जून को भव्य योग कार्यक्रम मनाया जाएगा। वहीं जयपुर के राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र में योग पद्धति से लोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ रोज सुबह शाम योग शिविर लगाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में साधक हिस्सा लेते हैं। लिए जैसे योग दिवस मनाए जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है कि योग दिवस कैसा मनाया जाए और उससे घर घर तक योग को पहुंचाने का कार्य किया है। क्योंकि आयुष भारत जो है, आयुष मंत्रालय ने एक योग की बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है। उससे लोगों को कैसे स्वस्थ, क्योंकि योग जो है, योग की पद्धति से लोग बहुत ही स्वस्थ हो सकते हैं। चिकित्सा एवं राजस्थान जयपुर में हम योग के लिए विभिन्न प्रकार के योग शिविर लगाते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ये मेडिटेशन वगैरह इत्यादि सिखाए जाते हैं और उनके बारे में, उनकी लाभ के बारे में बताया जाता है। आने वाले समय में योग दिवस के दिन हम जगह जगह शिविर लगाएंगे, योगा के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं या जो भी साधक आते हैं, उनको भी हम योगा के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों टाइम जो है शाम को भी योगा क्लासेस लेते हैं और योगा क्लासेस में जिस व्यक्ति विशेष को या कहीं पेशेंट विशेष को जिस योगाभ्यास की आवश्यकता होती है, उस अनुसार दिशा निर्देश देते हैं। मैंने यहाँ 12 किलो वजन कम किया है अभी रिसेंटली। पत्नी की बैक पेन है, उसके साथ आने शुरू किया था। उसके बाद से अब जैसे मैं खुद के लिए बॉडी डिटॉक्स करने के लिए जैसे योग, प्राणायाम, जो सारी यहाँ की क्रियाएँ हैं, उस हिसाब से मैं आता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील महसूस होता है। अगर हम अपनी लाइफ को बैलेंस रखना चाहते हैं तो हमारे लिए योग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी डेली एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सभी को बोलूँगी कि हम सभी को, इनफैक्ट अपने घर में बच्चों को भी, सबको शुरू से योगा करने की आदत डालनी चाहिए। वहीं भारतीय योग संघ, पर्यटन मंत्रालय और महात्मा गांधी योग संस्थान ने भी योग कार्यक्रम आयोजित किया। तमिलनाडु के थेप्पाकुलम के पास आयोजित इस कार्यक्रम में 300 लोग हुए शामिल, जिन्होंने योग की परिवर्तनकारी शक्ति को देखा। इस कार्यक्रम में योग अभ्यास के अलावा प्रतिभागियों को विभिन्न योग आसनों जैसे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम करने के प्रभावी तरीके बताए गए। पर्यटन विभाग ने प्रतिभागियों के उपयोग के लिए योग मैट, टी-शर्ट और टोपी प्रदान की। इसके अलावा उपस्थित लोगों को भागीदारी करने के लिए प्रमाण पत्र भी दिए। बात भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल की, जहां ताज़ा जारी एटीपी रैंकिंग्स में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 77वें स्थान पर वो पहुंचे। नागल ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर को हराकर एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता जीती और इस जीत के बाद सुमित की रैंकिंग में उछाल देखने को मिला। करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के साथ नागल की नज़र पेरिस ओलंपिक पर भी है। भारत के गुरबीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर इवेंट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और अमेरिका में आयोजित पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 5000 मीटर इवेंट में गुरबीर सिंह ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए ये रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल एशियन गेम्स की 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता गुरबीर सिंह ने रेस को पूरा करने में 13 मिनट 18.92 सेकंड का समय लिया था। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, ताकि आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश नया सवेरा। नमस्कार। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात,